आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मिलन बिश्नोई राजस्थान से और अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप अपना कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके। अभी शायद लोग जुड़ रहे हैं, मुझे ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है। अगर मेरी आवाज़ आ रही तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। क्योंकि फ़ेसबुक में कुछ समझ नहीं आता है, सामने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा और इसका ओके। आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार। मैं मिलन बिश्नोई राजस्थान से और थोड़ा-सा अपने बारे में बताऊँगी। मेरी जो शिक्षा की जो एक यात्रा रही है वो उत्तर भारत से होते हुए दक्षिण भारत की ओर मैं अपने स्नातक तक की पढ़ाई जो मैंने राजस्थान में की, उसके बाद हैदराबाद उस्मानिया विश्वविद्यालय से मैंने एमए की पढ़ाई की और फिर अपना शोध कार्य, लघु शोध कार्य दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से मैंने किया और वर्तमान में मैं तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपना काम कर रही हूँ और किन्नर विमर्श पे काम कर रही हूँ। इसलिए आज इस पेज पर मुझे किन्नर विमर्श पर बोलने का जो अवसर दिया गया, इसलिए मैं डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और कोरोना काल में जो एक सोशल मीडिया पर जो एक मुहिम चलाई गई है, अलग-अलग फ़ेसबुक पर जो लाइव बुला करके और बहुत ही अच्छा काम किया और डॉक्टर साहब आपका पुनः हार्दिक आभार और मुझे अवसर देने के लिए और जो मुझे आज इस विषय पर बात करनी है वो एक ही बहुत संवेदनशील और जो ये समाज सदियों से पिछड़ा रहा और इन पर साहित्य भी बहुत कम लिखा गया और जो मेरे अंदर जो एक बोलने की इस समाज के प्रति जो एक अंदर से हिम्मत आई है वो इसके पीछे कहीं न कहीं मेरे समाज का बिश्नोई समाज का योगदान है और मैं समझती हूँ कि और मुझे जो यहाँ तक जो सीखने का अवसर मिला और एक समानता की नज़र से देखने का जो एक दृष्टिकोण मिला, उसके पीछे मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ आप सबके सामने और पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आज हम उस समाज की बात करेंगे, जो सदियों से हाशिए की परिधि पर हैं, हमारे ही समाज का हिस्सा था, लेकिन उन्हें हम किसी कारणवश या स्वार्थता के कारण, रूढ़िवादी मानसिकताओं के कारण और परंपरावादी सोच के कारण हम उन्हें हाशिए की कटघरे में खड़ा करते हैं। जब हमारे परिवार में ये पैदा होते हैं किन्नर बच्चे और उन्हें हम देखते ही हमारे परिवार पर एक मातम सा छा जाता है और परिवार अपने आप को लज्जित महसूस करता है। उन्हें जल्दी से जल्दी उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और या तो किन्नरों के हाथ में सौंप दिया जाता है या फिर उन्हें कूड़े-कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है या फिर नालियों में फेंक दिया जाता है। जो ये एक समाज की धारणा रही है इनके प्रति, वो बहुत ही क्रूरता वाली रही है। हम हमारे समाज में विकलांग को स्वीकारते हैं, अपाहिज को और किसी भी रूप में उन लोगों को देखते हैं। अगर एड्स से पीड़ित हैं, उन लोगों को हम सँभालते हैं, लेकिन किन्नर को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके पीछे जो हमारा एक रूढ़िवादी जो समाज की जो एक सोच रही है, उसके कारण आज दिन तक ये लोग पिछड़े रहे हैं और हम जब
बात करते हैं कि हमारा समाज अभी 21वीं सदी में जो बहुत ही तकनीकी क्षेत्र से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, हम बहुत ही आगे बढ़ चुका है। लेकिन जब हम इस समाज को देखते हैं, तो सोचते हैं कि अगर इंसान ने आसमान और ज़मीन की दूरी को कम कर लिया है, लेकिन जो हमारे इस समाज और इस समुदाय के साथ जो एक भेदभाव की सीमा रही है, वो बहुत ही लंबी रही है और इन दूरियों को कम करने के लिए मुझे लगता है, सदियाँ बीत जाएगी। और साहित्य को हम समाज का दर्पण कहते आए हैं, इस परिभाषा को हमने अच्छे से रट लिया है। लेकिन साहित्य समाज का दर्पण तब माना जाएगा जब उस दर्पण में हम देख कर के स्वयं को सँवारते हैं, जो हम में जो कमियाँ रही हैं, उसका सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो वो साहित्य में नहीं दिखाई देता है। जब साहित्य को हम आज़ादी के बाद से देखते हैं या फिर आज़ादी के पहले से देखते हैं, तो साहित्य का बहुत ही बड़ा योगदान जो रहा है, वो आज उसमें हम किन्नर समुदाय के प्रति जो एक संवेदनाएँ रही, वो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती हैं। हम बार-बार हमारी संस्कृति का जो एक संदर्भ देते आए हैं, हमारी संस्कृति में ये रहा है, हमारी संस्कृति में वो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि संस्कृति में ये भी दिखाया गया है कि एक कबूतर के बदले हम माँस देने को तैयार होते हैं और वहीं हमारे समाज में जो पैदा होते हैं, उसको हम फेंकते हैं। हम उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते रहे हैं। और साहित्य में जब नारी के प्रति संवेदनाएँ दिखाई देती हैं, दलित के प्रति संवेदनाएँ दिखाई देती हैं, आदिवासी के प्रति संवेदनाएँ दिखाई देती हैं, किसान के साथ जो किसान के लिए लिखा गया है, लेकिन किन्नर समुदाय के बारे में बहुत ही कम लिखा गया और अभी जो शुरुआत हुई है 21वीं सदी में, वो कुछ हद तक जाकर के अभी संख्या बढ़ी है। बेशक जो अभी संदर्भ सूची जो बढ़ाने की एक जो लिस्ट बढ़ी है, वो फिर भी अगर उनमें देखें तो बहुत सारी कमियाँ रही हैं उस साहित्य में और आज भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से लिखने की ज़रूरत है और हम हमारे पुराने साहित्यकारों को देखेंगे तो उनमें उन्होंने इस साहित्य को पूरा दरकिनार किया है। कहीं इस विषय को टच नहीं किया है। उसका कारण जो है वो एक समाज की जो सोच रही है और इन्हें जो सदियों से धिक्कारने की जो एक परंपरा रही है, वो वहाँ दिखाई देती है। और हम इनसे ये उपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ किन्नरों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया और जहाँ कहीं हम देखते हैं तो एक हमारे जो आँखों के सामने एक बिंब उभर के आता है, वो इनके तड़क-भड़क वाले कपड़े या फिर उनकी जो अश्लीलता वाली गालियाँ और जो वैसा वाला व्यवहार दिखाई देता है, हमें कहीं उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा समाज ज़िम्मेदार है। मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि इस समाज को हमने अपनाया ही नहीं है कभी। उनके जो दर्द हैं, उनको हमने कभी महसूस किया ही नहीं है। जब हमारे परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके पैदा होने से लेकर के और बड़ा होता है तब तक हम उन्हें संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसे सारी सुविधाएँ प्रदान करते हैं, उसके बावजूद भी उसमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं, तो एक समाज का जो ये जो वर्ग है, उसमें पैदा होते ही बच्चे को फेंक दिया जाता है, तो उससे हम क्या उम्मीदें रखेंगे कि वो हम हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? और मैं आज जहाँ तक देखती हूँ, ज़्यादातर किन्नर है जो वो सड़कों पर भीख माँगते हुए या फिर तालियाँ बजाते हुए या फिर दुकानों पर आकर के दुआ दुआएँ देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या फिर किसी अच्छे मॉल में या फिर जो ऐसे स्थान हैं जहाँ मुख्य धारा के लोग बड़े मान-सम्मान के साथ बैठते हैं, वहाँ मैंने किन्नरों को बहुत कम देखा है। तो ये एक हमारे द्वारा इनके साथ किया गया अन्याय और उस ज़हर को वो पीते आ रहे हैं सदियों से, उसकी जो संवेदनाएँ और जो साहित्य में दिखाई गई है, आज उस पर मैं चर्चा करूँगी। हिंदी साहित्य में अगर कथा साहित्य की बात करते हैं, तो 2002 में नीरजा माधव यमदीप उपन्यास लिख कर के एक किन्नर विमर्श की शुरुआत करती है। और उसमें जो नाज़ बीबी का जो
चरित्र दिखाया गया है, नाज बीबी जो पात्र हैं, वो एक समाज में एक नई दिशा देने वाला काम करती हैं, जो मुख्य धारा के लोग वैसा काम नहीं कर पाते हैं और वैसा काम यमदीप उपन्यास की पात्र नाज बीबी करती हैं और हमारे ही समाज के लोगों ने उस उपन्यास में एक जो पगली का जो पात्र रहता है, उसके साथ बलात्कार करके या कहें कि वो एक एसआई है, उसके साथ शोषण करके और जो छोड़ दिया था उसे हवाले और जिस दिन वो एक पीड़ा से गुज़र रही है, अपनी पीड़ा से, तब उसके साथ नाज़ बीबी खड़ी होती हैं और वो आस-पास के लोगों से बहुत ही उम्मीद के साथ उन्हें बुलाती हैं और कोई भी लोग उनके साथ आकर के खड़ा नहीं होता है और जब उनकी डिलीवरी करवाती हैं और बच्चे होती हैं और जो पगली है वो अ, मर जाती है। उसके बाद में जो बच्ची को सँभालने का काम करती है, वो नाज़ बीबी अपने हाथ में लेती हैं उस बच्ची को और स्वीकार करती हैं। जब अपने डेरे में ले जाती हैं, तो वहाँ जो उनके किन्नर गुरु हैं, वो कहते हैं कि तुम इंसान का बच्चा ले आई, कल को तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएँगे और ये समाज के लोग तुम्हें कहीं फँसा देंगे। तो नाज़ बीबी भयमुक्त होकर के उसे स्वीकार करती हैं और उसे पूरी तरह से आगे बढ़ पालन-पोषण करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन जो हमारा प्रशासन है, उन किन्नरों को एक अलग नज़र से देखता है, कहीं न कहीं उन्हें पता चलता है तब जाकर के वो बच्ची को उठा ले आते हैं और तब नाज़ बीबी वहाँ भी संघर्ष करके वो जाती हैं और उस बच्ची को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्ची उसे पहचानने के लिए पहचान उसे मानने के लिए तैयार नहीं होती है, उसे पहचानती नहीं है कि ये कौन है। और इस उपन्यास में जो समाज के सामने जो सवाल खड़े किए, बहुत सारे यमदीप जो उपन्यास ऐसा है कि जिसमें किन्नरों की भाषा को लिखा गया है और उनकी सांस्कृतिक जो परंपराएँ रही है, उनको बताया गया है और किस तरीके से समाज उनका शोषण करता है और किस तरीके से वे समाज के प्रति सोचते हैं, वो सब यमदीप में दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं मैं भी औरत हूँ उपन्यास, एक जो समाज में जो किन्नर पैदा होते हैं और छोटी-सी सर्जरी के द्वारा कुछ लोग ठीक हो सकते हैं, जो एक चिकित्सा पद्धति के द्वारा किस तरीके से वो एक अपना मानवीय जीवन जी सकते हैं। इस तरह जो इस उपन्यास में दिखाया गया है, 2 बहनें हैं, उनमें शारीरिक लैंगिकता की कमी के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और समाज के किसी लोगों को पता नहीं चलता है। इस जो उपन्यास में ये दिखाया गया है कि उस समाज की तरह उन्हें फेंका नहीं जाता है, लेकिन उन दोनों को अपनाया जाता है और उस चिकित्सा इलाज के द्वारा, एक सर्जरी के द्वारा उन्हें एक महिला के रूप में उन्हें जीने का अवसर मिलता है, वो चिकित्सा पद्धति के द्वारा उसका इलाज करवा करके और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ये जो एक बहुत ही अलग तरीके से उपन्यास लिखा गया है, समाज के लिए एक प्रेरणादायी जो उपन्यास है, ये मैं भी औरत हूँ और उसके बाद जो हिंदी साहित्य में महेंद्र बिस्न सर ने जो लिखा था किन्नर कथा उपन्यास, उसमें जो तारा का जो संघर्ष है, वो कहीं न कहीं हमारे समाज का यथार्थ दिखाता है, किस तरीके से तारा संघर्ष करती है और दूसरी तरफ जो एक कथा चलती है कि सोना राजघराने में अगर किन्नर पैदा होता है, तो उनके साथ ही किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, वो भी इस उपन्यास में दिखाया गया है। जब राजघराने में किन्नर पैदा होता है, तो वो अपनी आन-बान शान पर कलंक जैसा महसूस करते हैं और अपने सैनिक के हाथ में सौंप करके उन्हें मरवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सैनिक का दिल पिघल जाता है और वे तारा गुरु को सौंप देते हैं और तारा उन्हें अच्छे संस्कार के साथ उसका पालन-पोषण करती है और अंत में जो इस उपन्यास की वो सफलता ये है कि अंत में जब वो उसकी बहन, जुड़वा बहन थी, उनकी शादी में जाती हैं और
परिवार वाले उसके माता-पिता पहचान लेते हैं और पिता फिर से उनके साथ वही व्यवहार करते हैं, लेकिन बाद में जब लोग समझाते हैं तो वो एक उनकी जो समधन है वो उन्हें ऑपरेशन करवा के उसे एक महिला का रूप देने की कोशिश करती है, वो इस उपन्यास में दिखाया जाता है। जो सर्जरी करवा के ठीक होने का जो प्रावधान बताया गया है, वो महेंद्र बिष्ट सर के उपन्यास में दिखाया गया है। लेकिन हमारी यहाँ ये समस्या रही है कि जब सर्जरी करवाते हैं तो इनके साथ डॉक्टर मनमानी करते हैं, बहुत सारे पैसे लूटते हैं और जो गरीब किन्नर हैं, वो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है, इनके शारीरिक जो समस्याएँ हैं उनके प्रति। अब अगर हम देखते हैं हमारे साहित्य में, पुराने में चरक संहिता देखते हैं तो इनकी पूरी की पूरी चिकित्सा पद्धति दिखाई देती है और इनके किस तरीके से वहाँ चिकित्सा के जो इलाज किया जाता था उनके शरीर के हिसाब से, वो आज हम लुप्त देखते हैं। और हिंदी साहित्य में जब देखते हैं तो एक बदलाव की जो दिशा दिखाई देती है वो शुरुआती दौर में कम दिखाई देती है, लेकिन धीरे-धीरे जो एक पात्रों को जिस तरह से अपनाया जाता है, वो दिखाई देता है। लेकिन अगर यथार्थ रूप में देखें समाज को तो बहुत कम किन्नर ऐसे होंगे जिन्हें एक उनके जो जैसा रूप है, जैसा वो चाह रहे हैं, उस तरीके से नहीं अपनाया गया है। जहाँ तक मैंने किन्नरों के साक्षात्कार लिए और जिनसे मैं मिली हूँ, उनकी सबकी मिली-जुली व्यथा ही लग रही है। वहाँ सब एक तरीके से ही दिखाई दे रहे हैं कि किसी को 8वीं 9वीं क्लास तक आते-आते उनको घर छोड़ना पड़ा या फिर किसी को बचपन में ही घर छोड़ के भागना पड़ा किसी मजबूरी के कारण। अगर माँ-बाप अपना भी लेते हैं, तो उन्हें आस-पास के लोग इस तरीके से दिखाते हैं, उन्हें तिरस्कृत करते हैं, उसे अपमानित करते हैं और अपराध बोध जो महसूस कराया जाता है, तो उसके कारण जो किन्नर अपना घर छोड़ के और हमारे एक समाज की सीमा से दूर जाकर के जो उनका अपना जो बनाया हुआ समाज है, उसमें जाके सम्मिलित होते हैं। लेकिन इस समाज से निकल कर के जब वो अपने समाज में प्रवेश करता है, वहाँ भी उनके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ उभरती हैं। वहाँ भी इनके जो गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं कि इनका साथ भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे गुरु इनके ऐसे हैं कि उन्हें जो दिन भर की कमाई करते हैं, उनका हिस्सा उन्हें देना पड़ता है और जिस दिन अगर उनके हाथ में पैसे नहीं आते हैं, तो उन्हें अपने गुरुओं की भी डाँट खानी पड़ती है। वहाँ जो उनका एक अलग तरह का संघर्ष दिखाई देता है। और जब मैं गुलाम मंडी की बात करूँ, गुलाम मंडी जो हम उपन्यास का शीर्षक भी ऐसा है कि गुलामों की मंडी, जहाँ किन्नरों को दहेज व्यापार के लिए भेजा जाता है, किस तरीके से उनके साथ एक अलग-सा शोषण होता है और उस उपन्यास में कथाएँ अलग-अलग चलती हैं। कहीं जहाँ लैंगिकता पर प्रश्न उठता है और जो गुलाम मंडी की जो लेखिका निर्मला बुराड़िया जो ये उपन्यास लिखती हैं, समाज से बहुत सारे प्रश्न खड़े करती हैं कि किस तरीके से इस समुदाय को सदा-सदा के लिए जो एक याचक बना के छोड़ दिया, उनके पास जीने का अधिकार नहीं है, उनके पास रोज़ी-रोटी कमाने का अधिकार नहीं है और उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार नहीं है। बिना दोष उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने को जो मजबूर किया गया है और इसलिए वो समाज से प्रश्न करती हैं और इसके बाद साहित्य अकादमी से सम्मानित हम जो चित्रा मुद्गल जी का जो उपन्यास देखते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, ये एक मुंबई की जगह से लिया गया नाला सोपोरा में जो मुंबई की जगह से वहाँ किन्नरों के हालात पर लिखे गए हैं, जो यहाँ एक पत्र शैली में माँ और बेटा जो संवाद करता है और जो बिन्नी है, उसे पैदा होते ही घर से फिर किन्नरों के हाथ सौंप दिया जाता है, लेकिन जब बिन्नी
वहां से अपनी माँ को पत्र लिखता है और पूछता है कि मेरा माँ क्या दोष था। वाकई में एक जब बच्चा पैदा होता है किन्नर, तो उसका क्या दोष रहता है जो उसे इस तरीके से एक कसाई खाने में छोड़ दिया जाता है, उसे नारकीय यातनाएँ झेलने को मजबूर कर दिया जाता है। क्यों उसे शिक्षा नहीं दी जाती? क्यों उन्हें अपनाया नहीं जाता? हमारे समाज में हम अपराधियों को इतनी कठोर सज़ा नहीं देते हैं, उन्हें भी उन्हें भी हम माफ़ करते हैं, लेकिन किन्नर बच्चा जब पैदा होता है तो उसी दिन या जब थोड़ा-सा बड़ा होता है और तब हम उनसे छुटकारा पाने की चाहत में रहते हैं। तो वहाँ ये सवाल करते हैं और किस तरीके से किन्नरों पर राजनीति की जाती है, ये चित्रा मुद्गल ने बहुत अच्छे से दिखाया है और जब वो इस उपन्यास की सफलता ये रहती है कि अंत में पात्र के द्वारा जो एक घर वापसी के लिए उन्हें बुलाया जाता है और उनकी माँ अखबार के माध्यम से माफ़ीनामा भेजती हैं और जो एक स्वीकार्यता प्रदान की गई है, वो इसमें दिखाई देता है और ज़िंदगी 50-50 भगवंत अनमोल जी का जो उपन्यास लिखा गया है, वाक़ई बहुत अच्छा उपन्यास है। इसमें 3 कथाएँ साथ चलती हैं, लेकिन जो 2 कथाएँ हैं, वो बहुत ही सीख परक है, समाज के लिए एक प्रेरणादायी है। एक तरफ एक किन्नर के प्रति जो रूढ़िवादी सोच है, जिसे पिता स्वीकार नहीं करता है, जो पात्र हर्षा, उसे बार-बार प्रताड़ित किया जाता है और मजबूरी में वो आकर के एक दिन घर से भाग जाता है और मतलब वहाँ ये दिखाई देता है कि अगर किन्नर के रूप में बच्चा होता है और उसे हर बार ये महसूस कराया जाता है कि तू हिजड़ा है, तू छक्का है, तू हमारे जैसा नहीं है, तुझे ह मतलब जो लोग कहेंगे उसके हिसाब से चलना है, जो उसके अंदर की जो आवाज़ है उसको दबाया जाता है और हर्षा बहुत परेशान हो जाता है और वो एक दिन घर से भाग जाता है और फिर वहाँ ये दिखाया जाता है कि जिस दिन पिता कर्ज में डूबे हुए रहते हैं और उस समय हर्षा अपने पिता की सेवा करता है मतलब पैसे चुका कर के पैसे दे कर के ऋण मुक्त करवाता है। तो इस उपन्यास में एक तरफ भगवंत अनमोल जी ने ये दिखाया है कि किन्नरों में जो एक प्रतिशोध की भावना नहीं है, बदला लेने की भावना उनमें नहीं दिखाई देती है। वो हमेशा अपने परिवार के लिए, अपने माता-पिता के लिए समर्पित रहता है। कोशिश करता है कि उन्हें अपनाया जाए, अगर नहीं भी अपनाया है तो वो ये सोच के बाहर निकलता है कि मेरी वजह से मेरे माँ-बाप को नीचा देखना पड़ता है और वो हमेशा ईश्वर को कोसता है कि मुझे ईश्वर ने ऐसा क्यों क्यों बनाया। उसके बाद जब हम दूसरा जो इसका भाग देखते हैं तो वहाँ एक ये उपन्यास प्रगतिशीलता की ओर बढ़ता है। वहाँ जो सूर्या किन्नर का जो रूप होता है, किन्नर के रूप में होते हैं, तो सूर्या को वहाँ अपनाया जाता है, उसे अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और उसे आत्मनिर्भर बनाया जाता है। जब सूर्या किशोर अवस्था में आता है और उसके हाव-भाव में बदलाव आता है और फिर वहाँ भी उसके पिता वहाँ साथ देते हैं। तो ये जो भगवंत अनमोल ने जो उपन्यास लिखा है, बहुत ही अच्छा उपन्यास लिखा है और एक जो समाज का जो दोनों दृष्टिकोण को यहाँ दिखाया गया है और राजेश मलिक जी का जो उपन्यास है, आधा आदमी, आप शीर्षक को पढ़ कर के भी सोचेंगे कि आधा आदमी, हाँ, जिसे हम ना पुरुष मानते हैं, ना महिला मानते हैं और जिन्हें हम हमेशा दरकिनार करते रहे आए हैं, उनका अपमान करते आए हैं, उन्हें हमेशा धिक्कारते आए हैं, उन पर जो लिखा है, ये राजेश मलिक जी की जो इस उपन्यास की लिखने की जो यात्रा रही थी, वो बहुत ही लंबी रही है और ये एक बहुत ही शोधपरक उपन्यास है। इस उपन्यास को राजेश मलिक जी ने इतनी मतलब किन्नर समाज में गहराई से जाकर के जो लिखा है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रीति-रिवाज और बहुत ही अच्छा उपन्यास लिखा है और उसमें जो दीपक का जो रोल है, वो बहुत ही किस तरीके से वो पूरी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए आगे बढ़ता है, फिर भी उन्हें अपने घरवालों से और अपने समाज से उन्हें
धिक्कारी मिलता है। और दरमियाना उपन्यास सुभाष अखिल जी ने लिखा। पहले ये कहानी के रूप में था और उसके बाद 2017 में इसको उपन्यास का जो रूप दिया गया है, उनमें ये बनारस के आसपास के जो उसके आधार पर लिखा है और उनमें किन्नरों की कुछ शब्दावलियाँ मिलती हैं और किन्नरों की संस्कृति के बारे में लिखा है, वो किस तरीके से बोलते हैं, किस तरह से गालियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब सुभाष अखिल जी ने दिखाया है। और उसके बाद जो एक नया उपन्यास आता है अस्तित्व, वाकई ही जो मतलब एक समाज को एक अलग दिशा की ओर ले जाने वाला। सुधा और वर्मा जी जो प्रीत के पिता होते हैं, वहां उसे मतलब इस समाज में उन उपन्यासों में किस तरीके से स्वीकार किया गया है, धीरे धीरे जो बदलाव आया है वो दिखाई देता है। जब प्रीत पैदा होती है तो उसके माँ बाप उस बच्ची को अपनाते ही नहीं है, बल्कि लोगों से जो ये ताने सुनने और अपमान सहने की बजाय वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाते हैं और उसे बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाते हैं। और जब उसके दूसरे भाई-बहनों की शादी होती है और उनके घरवाले इस पर इसकी भी शादी करवाने के लिए दबाव बनाते हैं, फिर भी सुधा और वर्मा जी बिना सोचे इसे आत्मनिर्भर बनाने की एक जो कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश सफल होती है। अंत में वहाँ ये प्रीत जो है विवाह भी करती हैं और बच्ची भी गोद लेती हैं, जो ये एक समाज का यथार्थ उदाहरण देखने को मिलता है। पिछले 2016 या 17 में वर्ष मुझे ठीक से याद नहीं है, जो छत्तीसगढ़ का हमें देखने को मिलता है, वहाँ किन्नर है जो सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। वहाँ बहुत सारे किन्नर होते हैं जो सामान्य मर्दों के साथ शादी करते हैं और बच्चे गोद लेते हैं। और यहाँ मेरे सामने एक उदाहरण है, यहाँ मेरी सोसाइटी में जो शक्ति नाम की एक किन्नर है, वो भी इस तरह के शादी करती हैं और आज उसके बच्चे भी हैं और वो अपने परिवार के साथ रहती हैं। तो एक यथार्थ के जो उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो साहित्य लिखा जाता है सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर ही नहीं लिखा जाता है, कहीं न कहीं समाज से एक जो मौजूदा उदाहरण हैं, वो भी उसमें समाहित दिखाई देते हैं। और उसके बाद हम डॉक्टर मोनिका शर्मा का जो उपन्यास देखेंगे, वो भी उपन्यास जीवनीपरक है, आत्मकथात्मक है। हमारी जो साथी सिमरन है, उसके जीवन के आधार पर लिखा गया है। सिमरन जिस घर में पैदा होती है, वहाँ सामान्य बच्चे की तरह उसका पहले परवरिश की जाती है और जब धीरे-धीरे जब वो बड़ी होती हैं, उसके हाव-भाव में बदलाव आता है और फिर उसके साथ परिवार का जो एक अत्याचार उसको सहन करना पड़ता है और उसके साथ मार-पिटाई होती है। उसे दर्दनाक मतलब जो एक शोषण का शिकार होना पड़ता है, वो इस तरीके से दिखाया गया है। और आखिर में जो उपन्यास में सिमरन को वाक़ई एक संघर्षशील पात्र की तरह दिखाया गया है। और हरभजन सिंह का अभी नया जो उपन्यास आया है और इन दिनों में 4-5 और नए उपन्यास आए हैं, वो मैं अभी पढ़ नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरे पास उनको मैं नहीं ले पाई। और जो एक मुनिया मौसी करके उपन्यास है, वो आधा ज़िंदगी 50-50 का एक दूसरा रूप कह सकते हैं, उसमें कहानी थोड़ी उनसे भिन्न है। वहाँ भी एक परिवार में 2 किन्नर मतलब 2 पीढ़ियों में किन्नर पैदा होते हैं और एक को स्वीकारा जाता है, दूसरे को नहीं। तो उसमें भी कहानी थोड़ी-सी उससे भिन्न है। जो मुनिया मौसी का जो रोल है, वो वाक़ई एक किन्नरों के लिए सीखदायक है। किस तरीके से मुनिया मौसी एक सामान्य समाज के द्वारा फेंके गए बच्चे को स्वीकारती हैं और उसे इतना अच्छे संस्कार देती हैं कि वो एक सामान्य समाज के माता-पिता अपने बच्चों को वैसे संस्कार नहीं दे पाते हैं, वैसा मुनिया मौसी मोना को देती हैं। और मोना जब नाच-गान सीख लेती हैं और मुनिया मौसी के साथ
बधाई वगैरह माँग करके जीविकोपार्जन करती हैं और एक दिन उसकी शादी मनोज के साथ करवाई जाती है। वो एक अनाथ था और ये समाज में कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। पिछले साल ही वैसा ही उदाहरण एक केरल में देखने को मिला और मतलब यहाँ जो उपन्यास में लिखा गया वो कहीं न कहीं समाज में वैसा घटित भी हो रहा है। और 1-2 और नए उपन्यास हैं, मैं शायद उनको भूल रही हूँ अभी और जो अब मैं कहानियों की बात करूँ, जो किन्नर साहित्य पर जो कहानियाँ लिखी गई हैं, वो उपन्यासों से थोड़ी भिन्न है। उनमें जितना उपन्यासों में जो एक एक धारा में जो बहे हैं, उस तरीके से न होकर के उनमें भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं और मैं डॉक्टर फिरोज़ जी का उन्हें हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक शोधार्थियों के लिए जो सामग्री इकट्ठी की है, जो कहानियाँ इकट्ठी की हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और जो कथा साहित्य में अगर देखें तो आलोचना की किताबें या फिर साक्षात्कार या फिर जो कहानी है, वो डॉक्टर फिरोज़ जी ने बहुत सारी हम लोगों को उपलब्ध कराई है और कहानी संग्रह राकेश शंकर भारती का भी एक मौलिक कहानी संग्रह है और जो किन्नर साहित्य में जो मौलिक कहानियों की काफ़ी कमी दिखाई देती है और जो संपादित कहानियाँ हैं, उनमें बहुत अच्छी कहानियाँ भी हैं, जो एक समाज के लिए और एक समुदाय के लिए अपने आप में बदलाव लाने की जो पहल करवाते हैं, जो उनके जो पात्र हैं। संजा कहानी संजा कहानी बहुत ही अलग ढंग से लिखी गई और वो ऐसी पात्र हैं कि वो स्वयं अपने अपने कौशल के द्वारा आगे बढ़ती हैं और संजा कहानी में उसके माता-पिता उसे अपनाते भी हैं और लेकिन एक जो समाज का भय बना रहता है, वो भी उसमें दिखाई देता है। लेकिन समाज के दबाव में आकर के वहाँ संजा का विवाह भी करवाया जाता है, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि ये एक किन्नर है, तो लोग किस तरीके से उसके साथ बदतमीज़ी करने आते हैं और वही लोग गाँव के लोग पहले उससे औषधि के द्वारा अपना इलाज लेते हैं और जो समाज में एक तरफ जो स्वार्थता है वो दिखाई देती हैं और कबीरन कहानी है वो सूरज बड़त्याल की शायद सूरज बड़त्याल की कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वो जातिवाद से जब उसका भाई उसे अपनाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि घर चल, तब बोलते हैं कि आपके समाज ने हमें दिया ही क्या है? आपके समाज ने हमें दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया है और उसमें एक जो वो कहती हैं कि अगर आप मुझे अपनाते हो, तो पहले हमारे पूरे समुदाय की रिस्पेक्ट कीजिए, मैं आपके समाज में नहीं चल सकती। जो एक किन्नर है, वो इतनी बेबाक होकर के अपनी अस्मिता पर जो उनकी अस्मिता को इस तरीके से ठुकराया गया है, उसके प्रति आवाज़ उठाती हैं और नेक कहानी है, वो भी उसमें एक चरित्र प्रधान कहानी है और उसका जो पात्र है नवाब है, वाक़ई ही एक किन्नर वैसा संवेदनशील और बहुत ही कम जैसे कि मुनिया उपन्यास में दिखाया गया है, वैसे ही नवाब कहानी में जो पात्र हैं, वो दिखाई देता है। और जो ये समाज में जो धारणाएँ रही हैं, हम लोगों के सामने हमेशा एक जो उनका जो बाहरी रूप है, उसको हमने वैसा ही देखा है। जिस प्रकार नारियल होता है ऊपर से कठोर और लेकिन अंदर से जितना सॉफ्ट है, हम उस रूप को किन्नरों के जो जीवन का वैसा रूप है, हम उसको अभी तक नहीं देख पाए हैं। हमारा समाज आज भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा है। भले ही साहित्य में लिख रहे हैं और अभी जो संख्याएँ बढ़ रही हैं, लेकिन वैसी अगर संख्या जो अपनाने की जो होती इस समाज और इस समुदाय को, तो एक अलग बात होती। हमारे संविधान ने उन्हें सारे अधिकार दे दिए, उसके बावजूद भी अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें, तो ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं और जो मैं दूसरी तरफ मैं साहित्य में ये देखती हूँ, तो इनका आंकड़ा वहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। बहुत कम किन्नर हैं जो सफल हुए हैं
अपनी पढ़ाई के माध्यम से। और जब अगर इन किन्नरों की पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ ये लोग जो हैं एक किन्नर के रूप में अपनी शिक्षा अध्ययन नहीं की शिक्षा प्राप्त नहीं की है। वहाँ इन या तो किसी परिवार का बेटे के रूप में वहाँ स्कूल में उन्हें दाखिला मिला है या फिर बेटी के रूप में। जब भी इनकी पहचान सामने आती है लोगों को, इनकी असलियत पता चलती है, तो वहाँ इनका एडमिशन रद्द कर दिया जाता है। वैसी ही समस्याएँ कुछ जो है साहित्य में देखने को मिलती हैं और जो इनके साथ दैहिक विसंगति के कारण इनको इतना कष्ट झेलना पड़ता है। एक तरफ समाज इनको ठुकराता है, दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर करता है, दूसरी तरफ वही समाज इनके साथ अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। दिन में इन पर टीका-टिप्पणी करते हैं, इन पर छीटा-कसी करते हैं, वही लोग हमारे समाज के जो रात में जाकर के इनके साथ रात गुज़ारते हैं। वो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि किस दो मुँहे नाग की तरह हमारा समाज का जो एक व्यवहार रहा है, वो अति दुखदाई है। जब सरकार और संविधान में इनके अधिकार हैं, उसके बावजूद भी अगर ये किसी घर में अगर काम माँगने आएँगे, तो इन्हें कोई काम नहीं देंगे। और ये जो समस्या दिखाई है वो यमदीप उपन्यास में भी दिखाई गई है कि हिजड़े से बर्तन कौन धुलाएगा। और अन्य उपन्यासों में भी जो दिखाई देती है, जैसे मैं पायल उपन्यास की जो पायल है, पायल जब नौकरी करती है तो अपना वेश बदल करके एक लड़के के रूप में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। जिस दिन वह लड़की के वेशभूषा में आती हैं, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है जैसा कि महिलाओं के साथ, और उसे अत्याचार सहना पड़ता है। और मैं पायल उपन्यास है, वो जो इनके मठाधीशों की या फिर गुरुओं की जो एक पोल खोलने वाला जो उपन्यास है, महेंद्र भीष्म जी ने जो लिखा है, उसमें किस तरीके से गुरु अपने शिष्यों से कमाई करवाना चाहते हैं, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करना किस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं, वो दिखाई देता है। और जो दूसरी कुछ कहानियाँ हैं, मैं थोड़ा-सा ना उनके बारे में भी बताना चाहूँगी। शिव प्रसाद सिंह की जो कहानी है, बिंदा महाराज। बिंदा महाराज भौतिक जो ये बिंदा है, वो एक भौतिक कष्ट ही नहीं सहन करता है, उसके साथ-साथ समाज का जो एक नफ़रत भरा जो व्यवहार और उन्हें जो समाज की जो घृणा से गुज़रना पड़ता है। बिंदा महाराज में वो सारी मतलब जिस प्रकार एक सामान्य इंसान में ममता, करुणा, दया भावनाएँ जो रहती हैं, वैसी ही भावनाएँ बिंदा महाराज में हैं। और वो एक छोटे बच्चे के प्रति एक लगाव रखता है, उससे प्यार करता है। और किसी कारणवश बीमारी के कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है, तो समाज जो बिंदा महाराज को एक डायन का दर्जा देता है। क्या इस समाज को मतलब इस समुदाय के लोगों को बच्चों के प्रति प्रेम की भावनाएँ रखने का हक नहीं है? क्या इस समाज को जीने का अधिकार नहीं है? जब ये अगर किसी को प्रेम से जिसके साथ बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, तो उन्हें बहुत एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये हमारे जो समाज की एक विडंबना रही है, वो कहीं न कहीं इनको इस तरीके से चीरती हैं। वो बहुत ही हतोत्साहित होते हैं कि हमें अपने परिवार का सहयोग नहीं मिला, ना साथ मिला, लेकिन हम अपने अंदर की जो ममता है, उसको हम कैसे छुपा सकते हैं? और ऐसे उदाहरण बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि बिंदा जैसे ही पात्र जो हमारे समाज में हैं, वो बहुत सारे वो बच्चों की चाहत रखते हैं, गोद लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी उनके सामने मुश्किलें आती हैं। और गोद लेने की बात आती है तो मैं मनीषा महंत का हरियाणा से है, उनका संदर्भ ज़रूर दूँगी, क्योंकि उन्होंने जब एक बच्ची को गोद लिया है, तो बहुत संघर्ष करके एक बच्ची को गोद लिया। और उन पर किस तरीके से जो लोगों की
लोगों का कुछ लोगों का साथ रहा, लेकिन जो एक प्रशासन की तरफ से जो उनके साथ बहुत देर से जो न्याय मिला और आखिर में वो संघर्ष करती हैं और उसमें वो विजयी होती हैं, उसके उनके जज़्बे को सलाम है। और शिक्षा के क्षेत्र में या फिर हम नौकरी के क्षेत्र में बात करते हैं, तो मैं राजस्थान की गंगा पुलिस जो गंगा चौधरी हैं, उनका मैं संदर्भ ज़रूर देना चाहूँगी। और एक तरफ से मुझे गर्व महसूस होता है कि गंगा ऐसे परिवार में पली-बड़ी, जहाँ उसे किन्नर होने का बोध भी नहीं था। उसे ये भी पता नहीं था कि मैं एक किन्नर हूँ। उसे वैसी शिक्षा दी जाती है, उसे उस तरीके से उसका पालन-पोषण किया जाता है। जब मैंने उसका साक्षात्कार लिया और मैंने पूछा कि तुम्हें कब पता चला कि तुम किन्नर हो? और वो कहती है कि जब मैं मेरे परिवार में ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ ही नहीं था, ना ही मेरे आस-पास के लोगों ने मेरे साथ वैसी बदसलूकी की या फिर जो मैं पढ़ती हूँ या फिर जो समाज में मैंने ऐसा बाद में जो ऐसा सुना, वैसा मैंने वाक़ई जीवन में देखा ही नहीं। मैं उनके समाज से भी अपरिचित हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जब बड़े होते हैं तब तालियाँ बजाने लग जाते हैं या फिर मटक-मटक के चलते हैं, वैसा मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं एक सामान्य लड़की की तरह ही थी, लेकिन जिस दिन मैंने अपना पुलिस का एग्ज़ाम पास किया और मेरा जो फिज़िकल टेस्ट होना था, वहाँ मुझे रोका गया कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। और उन्हें इसके लिए बहुत फिर संघर्ष करना पड़ा 2 साल और तब जाकर के आज राजस्थान की पहली जो किन्नर है, वो गंगा पुलिस है। राजस्थान में जालोर जिले में अभी अपना काम कर रही हैं और समाज और परिवार में उसको बहुत मान और सम्मान है। और उसके बाद हम मानवी बंदोपाध्याय की बात करते हैं, तो वहाँ जो एक उसकी उनकी आत्मकथा के द्वारा पता चलता है कि किस तरीके से वो संघर्ष करती हैं, समाज के लोग उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं और कितनी बार उनके साथ शोषण होता है, वो इस उनकी जो आत्मकथा में दिखाई देता है। और जब उनकी आत्मकथा पढ़ते हैं, वाक़ई एक अपने अंदर से जो कुछ-कुछ चीज़ें हैं, वो चुभने जैसी महसूस होती हैं कि वो हमारे जैसे हैं, उनके पास दिल है, उनके पास दिमाग है, वो हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह देखते हैं, फिर भी उन्हें लोग इस तरीके से उनका उपहास उड़ाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये किन्नर हैं, उनके साथी लोग उनका अ, मज़ाक उड़ाते हैं और फिर भी वो संघर्ष करके जब कॉलेज में नौकरी पाती हैं और मजबूरन उन्हें नौकरी छोड़ना पड़ता है और वहाँ तमिलनाडु में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे कुछ किन्नर ऐसे हैं जिन्हें नौकरी मिली है और 2019 में जो पद्मश्री भारत का चौथा जो सबसे बड़ा अवार्ड जो लिया है, वो एक किन्नर ने लिया है। अपने अपने जो जो कौशल के माध्यम से वो नृत्य कला में निपुण होती हैं। जब हम रोज़गार की बात करते हैं तो उनके जो पारंपरिक जो धंधा है, वो आज बहुत ही सीमित होता जा रहा है। आज अगर बाज़ारवाद के कारण और आधुनिकीकरण के कारण देखेंगे तो महानगरों में बहुत कम जगह होगी जिनको इनको पता चलता है कि वहाँ आज बच्चा पैदा हुआ है। पहले पुराने ज़माने में जो वो बधाई का जो काम था, वो आज कहीं न कहीं सीमित होता जा रहा है। तो हमें वहाँ ये देखने को मिलता है कि अब जो इनके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि उनकी जीविका के लिए और क्या साधन हो सकते हैं? तो गवर्नमेंट और हमारे एनजीओ के द्वारा या फिर समाज के लोगों के द्वारा इन्हें प्रेरित करना चाहिए और इन्हें सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कम इन्हें अलग से कुछ कुटीर उद्योग चलाने के लिए या फिर जो सुरक्षा के लिए और अलग-अलग क्षेत्र में इन्हें रोज़गार देने की ज़रूरत है। इन्हें ऐसे कोर्स करवाने की ज़रूरत है ताकि वो बधाई माँग करके या फिर देह व्यापार करके अपना जीविका ना गुज़ारे, बल्कि इनके पास कुछ ऐसा काम हो और इन्हें ये चिंता न रहे कि कल अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से आएँगे? और ये क्या काम कर सकते हैं? उनकी अपनी क्षमता के अनुसार अलग-अलग प्रकार के कोर्स करवाने की ज़रूरत है
और इनके जो शारीरिक शारीरिक सुविधा के लिए इलाज करवाने के लिए चिकित्सा में इनके लिए मुफ्त जो इलाज करवाना चाहिए, उन्हें ऐसी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। वरना अगर हम बात करते हैं कि सर्जरी करवा के कुछ किन्नर ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टरों का इनके प्रति जो रवैया रहता है, वो बहुत ही जब मैं कुछ किन्नरों से साक्षात्कार ले रही थी, हाल ही में ये मतलब जो एक हमारे यहाँ शक्ति जो किन्नर है मैंने पहले ही बताया, वो अपनी सर्जरी करवाती हैं तो उसे किस तरीके से मानसिक यातनाओं से गुज़रना पड़ता है, उनके साथ डॉक्टर किस तरीके से सवाल करते हैं और जब वे कहते हैं कि नहीं हमें महिला बनना है, हमें सर्जरी करवाना है, तो एक बहुत ही मनमानी जो रकम इनसे ली जाती हैं, वो हर किसी किन्नर को देने के किन्नर के पास नहीं है कि वो देकर के अपना इलाज करवा सके। तो इसके लिए भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। हम इनसे राजनीति के क्षेत्र में देखें तो इनका जो योगदान है बहुत ही कम है। बहु कितने किन्नर होंगे कि आज संसद में बैठे हैं। देखने में इनकी संख्या इक्के-दुक्के में भी नहीं मिलेगी। अगर हम देखते हैं कि अनपढ़ एक जो नेता बन सकता है, तो पढ़े-लिखे किन्नर नेता क्यों नहीं बन सकते हैं? उन्हें उस क्षेत्र में भी आरक्षण देने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी बात रख सके। वहाँ समाज का एक इनके समाज का लोग होना चाहिए ताकि इनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सके और इनके जीवन को मतलब किस तरीके से सुधारा जा सके, उनके लिए किस तरह की योजनाएँ लागू की जाए, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। और हम बात करते हैं कि रोज़गार के लिए तो जिस प्रकार गाँव में जो योजनाएँ चलती हैं, उनमें भी उनको रोज़गार देने की ज़रूरत है। बहुत कम ऐसे काम होंगे जहाँ इनको ये सब सुविधाएँ मिलती हैं। एक स्टडी में देखने को मिला कि सिर्फ़ 6% लोग हैं, किन्नर हैं जो मतलब नौकरी कर रहे हैं और वो 6% लोग उसमें सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि वो किसी एनजीओ के द्वारा या फिर किसी अ, मतलब अलग-अलग जगह से वो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी संस्थानों में बहुत कम किन्नर हैं और शिक्षा का आंकड़ा इनका बहुत ही गिरा हुआ है, तो ये सब चीज़ों में सुधार लाने की आवश्यकता है और दूसरा बात जब मैं साहित्य पढ़ती हूँ, इतना जो साहित्य पढ़ा है उसमें ज़्यादातर जो एक प्रशासन का जो इनके प्रति जो रवैया रहा है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगर आत्मकथाएँ पढ़ें तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे संदर्भ देखने को मिलते हैं या फिर अ, अन्य उपन्यासों में देखने को मिलता है और कहानी जो एक बीच के लोग करके कहानी है, वो आज के समाज जो एक प्रशासन का इनके प्रति जो रवैया रहा है वहाँ ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर ये अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं, तो वहाँ इनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। और ये हमारे बाकी समाज के लोगों की तरह नहीं है कि झंडा का उठा के चल दिए और सड़क पर जुलूस करने लग गए या फिर अनशन पर बैठ गए। वे अपनी माँग मनवाने के लिए हाथ जोड़ते हैं और कई बार इन्हें पुलिस से प्रताड़ना जो झेलने को मिली है। तो अभी जो परसों शायद मैं धनंजय चौहान के फ़ेसबुक पर देख रही कि वो वे लोग किस तरीके से पुलिस को जो एक जागरूक कर रहे हैं कि इनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। इन्हें हम बीच के लोग समझ कर के इनके साथ पुलिस लेडी भी नहीं आने आने की मतलब आती है, ना ही पुरुष अगर जब पुरुष आते हैं तो इनके साथ शोषण का जो आंकड़ा दिखाई देता है, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और ये मैं पायल उपन्यास में भी देखने को मिलता है, जब ये घर से भागती हैं और रेलवे स्टेशन पर जब बैठती हैं, तो एक पुलिस वाला आकर के उसको डंडे से मारता है और उसको अभद्र भाषा में बात करते हुए उसके साथ जो मनमाना व्यवहार करता है, वो बहुत ही दुखदाई है। इस तरीके की जो घटनाएँ हो रही हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं कि पब्लिक प्लेस पर बहुत कम किन्नर होंगे कि हमारे साथ वो यात्राएँ कर रहे हैं और बहुत जो घूमने-फिरने की जगह हैं, वहाँ हम इनको नहीं देखते हैं और वहाँ अगर ये आते भी हैं, तो उनको बहुत ही
हे दृष्टि से देखा जाता है या फिर हम लोग अगर देखते हैं तो इन पर टीका-टिप्पणी करते हैं। ऐसी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और ये जो 21वीं सदी की कहानियाँ हैं, उनमें ये सब देखने को मिलता है कि किस तरीके से इन लोगों के साथ एक सकारात्मक व्यवहार किया जाए ताकि जो हमारे और इन लोगों में जो दूरी है, उसको कम कैसे किया जाए। ये जो 21वीं सदी का साहित्य है, उसमें देखने को मिलता है। अ, जैसे कि ये लोग हमारे यहाँ आते हैं या फिर हमें कहीं मिलते हैं, वो अपने बाहर की जो कठोर व्यवहार है या फिर आक्रोशित रूप को जो हमें दिखाते हैं। कल परसों ही मेरे साथ किसी से चर्चा हुई कि वो कहते हैं कि इनका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, कहीं न कहीं वो लोग स्वयं ज़िम्मेदार हैं। हाँ, बेशक कुछ किन्नर ऐसे हैं कि बहुत मनमाना व्यवहार करते हैं और अगर कहानी और उपन्यासों में देखें या फिर कहीं वाक़ई समाज में देखते हैं तो ये जो बधाई लेने जाते हैं, वहाँ इनकी माँग बहुत ऊँची रहती है और जब मैं ये बात कहीं सच भी है, मैं जयपुर गई थी तब पुष्पा माई जी से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ किन्नर ऐसे हैं कि 1-1 लाख रुपए की जो डिमांड रखते हैं, तो सोचने वाली बात है कि जो गरीब लोग हैं वो इनकी इतनी बड़ी जो माँग है उसको कैसे पूरी करेंगे और अगर जब वो माँग को पूरी नहीं करते हैं, तो वहाँ ये अश्लीलता का प्रदर्शन करते हैं। घाघरा उठा लेते हैं, वो इनका व्यवहार गलत है और इसके लिए जो सामान्य समाज है, जो भयभीत है, तो ज़रूरत है इन्हें खुद को बदलने की कुछ। अगर हमारा समाज बदलता है, तो स्वयं इनको भी कुछ बदलना होगा ताकि जो हमारे बीच की जो एक दूरी है, वो धीरे-धीरे खत्म हो। और इ दूसरी बात जब हम इनसे भयभीत हैं या फिर ये डरते हैं कि अगर ये हमें श्राप दे देंगे तो हमारा इनकी बददुआ लग जाएगी। तो बददुआ तो कहीं न कहीं हमें लग ही रही है कि जिस दिन हम इनको घर से फेंक देते हैं, उठा के किन्नरों के हवाले कर देते हैं। हम एक तरफ से भगवान के बहुत मतलब पुजारी माने हम भगवान में बहुत विश्वास करने वाले हैं। वहाँ हम कण-कण में भगवान को मानते हैं। कण-कण में जो भगवान का एक रूप देखते हैं, हम मूर्ति में भगवान का रूप देखते हैं, तो क्या इंसान में भगवान नहीं है? एक जीवित आत्मा को हम इस तरीके से जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हम उसको तड़प-तड़प के मरने को मजबूर करते हैं, उसे दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर करते हैं। तो वहाँ क्या बददुआ नहीं लगती है? वो भले ही अपनी ज़बान से ना कहे लेकिन उनका जब उसे दर्द होता है, जब वो उसके पास खाने के लिए कुछ संसाधन नहीं है, उसके पास रोज़ी-रोटी के संसाधन नहीं है, तो वो हमें बददुआ ही तो देगा। और जब मैंने साक्षात्कार पढ़ रही थी, तो बहुत सारे सवाल उनसे किए जाते हैं, क्या आपकी बददुआ लगती है? तो बददुआ लगती है मतलब क्या है? अगर हमें एक दिन भी अगर कोई हमारा अपमान करे, तो हमारा दिल कितना दुखता है। हमारा मन पूरा खराब हो जाता है, तो इनके लिए तो मतलब पूरा जीवन भी और जब हम इनको देखते हैं कि ये इनका जो व्यवहार है, कभी बहुत कम किन्नरों का आपने व्यवहार देखा होगा कि जो एक हम उनके साथ बात कर सके, बैठ सके, एक जो हमारे मन में जो एक भय पैदा किया हुआ है, वो कहीं इनका एक रक्षा कवच भी है। वे ऐसा इसलिए बना के रखते हैं, अगर वो भी इनके पास नहीं रहेगा, तो उनको जीने का कोई मतलब उनके पास कोई सहारा ही नहीं रहेगा। अगर हम उनको आसानी से पैसे नहीं देते हैं, तो वो हमें डरा-धमका करके ले लेते हैं। और ये जो वर्ग जो संघर्ष जो एक चल रहा है, हम इनके पास इनको जीने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी वो इतने मजबूत हैं। इतने मजबूत हैं कि हम उनके पास घर से निकाला तब एक कपड़ा नहीं था, फिर भी वो जाकर के खड़े होते हैं और उसका उदाहरण मैं गौरी सावंत का देना चाहती हूँ कि वो कहती है कि मैं घर से भागी थी और 65 रुपीज़ लेकर के किसी से मुंबई में जाती हूँ और आज वो बहुत सारे किन्नरों का सहयोग कर रही है और बच्ची को गोद लिया है और वो एक माँ बनती है और वो बोलती है कि माँ बनना कोई किसी के
मतलब कोख से बच्चा पैदा करना ही माँ बनना नहीं है। हम भी तो किसी माँ की कोख से पैदा हुए थे, हम किसी माँ के पेट से पैदा हुए थे। वो मुझे जो एक प्यार और जो मिलना था, वो नहीं मिला, बल्कि माँ बनना एक दिल से होता है। वो बच्ची को गोद लेती हैं और उसे अच्छी शिक्षा दे रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे किन्नर हैं कि वो उनकी समाज के और हमारे भी एक उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। और हम साहित्य में कुछ इनके प्रति रूढ़िवादिताएँ जो देखी बहुत सारे उपन्यासों में या फिर कहानियों में हम देखते हैं कि इनके मरने के बाद उन्हें जूते-चप्पलों से मारा जाता है। तो वो मैंने जब साक्षात्कार लिया और कुछ लोगों से मिली, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को नकारा और मुझे लगता है कि अगर साहित्यकारों ने ऐसा लिखा है, तो वो किस क्षेत्र में ऐसा होता है और पूरी तरह से लिखना चाहिए ताकि एक जो बनी-बनाई जो एक बात है वो ना फैले और इस बात से बहुत सारे किन्नर मतलब नाराज़ भी हैं कि इस तरीके की अफ़वाहें हमारी जो फैलाई जाती है, वो बहुत ही गलत है। और जब कुछ कुछ बातें हैं जो कहानी में और जैसे कहा जाता है कि बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये किन्नर लोग वहाँ उस घर में आकर के उस परिवार को धमकी देते हैं और बच्चा ले जाने की धमकी देते हैं या फिर जब लेकिन उसके माँ-बाप उनसे छुटकारा पाने के लिए हर महीने थोड़े पैसे देते हैं, तब जाकर के वो मानते हैं। तो ये मुझे ईमुर्दन के गाँव कहानी कुसुमांचल की कहानी में देखने को मिला और जब मैंने कुछ किन्नरों से साक्षात्कार लिया, तो वो कहते हैं कि वर्तमान समय में ऐसा बहुत ही कम है। वर्तमान समय में हमने ऐसा नहीं देखा, लेकिन पुराने ज़मानों में ऐसा भी होता था। और वो कहते हैं कि हमें भी एक जो हमारी जो वंश बढ़ाना है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे समुदाय के हैं तो हम हमारे समुदाय में लाना चाहते हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है मैं ये नहीं कह सकती हूँ। अ, बहुत सारे किन्नरों ने मेरे साक्षात्कार में जो इस सवाल को मैंने उठाया तो बहुत सारे लोगों ने नकारा भी था और जो यंग किन्नर हैं उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज किया, लेकिन कुछ पुराने गुरुओं ने कहा कि ये बहुत पुराने समय में होता था। और इसके बाद कुछ ऐसी जो बध्याकरण जैसी साहित्य में जो दिखाया गया है, वो हाल-फिलहाल में ही वैसा एक अखबार में भी आया कि किन्नरों ने नशा दे कर के उसका मतलब बध्याकरण कर लिया। तो ये जो इनकी जो एक परंपरा है या फिर जो ऐसा करने का जो एक तरीका है, वो बहुत ही गलत है। इनको भी अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है। इस तरीके के जो काम कर रहे हैं, वो नहीं करने चाहिए। समाज में इनका जो एक गलत संदेश जाता है और एक उपन्यास में हम ये देखते हैं कि असली किन्नर और नकली किन्नर, तो इनके जो रोज़गार में ये जो बधाई माँग करके या भीख माँग करके जो पैसे मतलब अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उसमें हमारे मुख्य धारा के लोग भी जो आजकल अपना वेश बदल करके नकली किन्नर बन करके बसों में, ट्रेन में और बहुत जगहों पर हमें देखने को मिलेंगे। तो हाँ, इनके जो एक रोज़गार के जो संसाधन है, उसको छीन रहे हैं। इसके प्रति किन्नर समाज को जागरूक होना पड़ेगा, उन स्वयं को और प्रशासन को ये देखना होगा कि कुछ ऐसी सुविधाएँ की जाएँ या फिर कुछ ऐसे नियम बनाएँ ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो किन्नर समुदाय के नहीं हैं और नकली बन कर के जो इनका रोज़गार छीन रहे हैं, उस पर पाबंदी लगे। वैसा सोचने की ज़रूरत है और बाकी जो है इनके शिक्षा के प्रति या इनके जो रोज़गार के प्रति मुझे लगता है शुरुआत तो अभी शून्य से होनी है। इनके पास शिक्षा की बहुत कमी है और बहुत सारे अभी जो जो न मतलब 25, 30, 35 साल के कुछ किन्नर हैं, उनको एक प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाना चाहिए ताकि वे लोग शिक्षित हो सकें। और ये जो काम जब तक सरकार हाथ में नहीं लेगी, तब तक संभव नहीं है और हमारे समाज के लोगों को भी उनके लिए कुछ अच्छे काम करने होंगे। हम जीव जानवर के लिए, पशु-पक्षियों के लिए और
उनके लिए अगर बलिदान देते हैं, तो ऐसे जो हमारे इंसान की जो एक औलाद है, उनके प्रति भी सोचने की ज़रूरत है। और आज का मेरा जो विषय है, वो समाप्त होता है। अगर कुछ त्रुटियाँ रही हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि फिर कभी मैं मिलूँगी तो ज़रूर किसी अलग मुद्दे पर बात करूँगी और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी का हार्दिक धन्यवाद, उन्होंने मुझे अवसर दिया। अ, थोड़ा-सा छूट भी गया है क्योंकि अभी 1 घंटा हो गया है और कुछ चीज़ें मेरे से छूटी हैं और वो किसी अगले सत्र में मैं ज़रूर उसको बोलने का प्रयास करूँगी और आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।